आप किस लेवल पर हैं, दोस्त किस लेवल पर उलझे पड़े हैं आज भी, ठीक है। अब हमारे सामने ये बेबी क्लोसेस सबसे पहले आ गया है, तो इस बेबी क्लोसेस को बनाने के लिए हमें पहले इन शब्दों के फर्क को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले एक शब्द हमारे सामने यहां लिखा है ब्रोच, ठीक है भाई। ब्रोच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज के जिक्र को सामने लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं टू ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी मुद्दा जो लोगों के सामने लेकर आया जाता है, ठीक है ना। एसएससी के अंदर भ्रष्टाचार शुरू हुआ, ठीक है ना, जो एडिक्विटी है उसने बहुत ज्यादा कोहराम मचाया, वो चीज लोगों के सामने लेकर आई गई, सरकार के सामने लेकर आई, तो उसे हम ब्रीच कहते हैं, ठीक है ना। अब ब्रोच लिखा है भाई, ब्रीच शब्द मेरे मुंह से जानबूझकर नहीं निकला, इसका मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रोमिस। प्रोमिस को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना। किसी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया, उसको तोड़ना कहलाता है ब्रीच। तो एक शब्द होता है ब्रीच, एक शब्द होता है ब्रोच, और एक शब्द और होता है जिसे हम कहते हैं ब्रूच। ब्रूच वो होता है जो एक छोटा सा ज्वेलरी आइटम होता है, जो लेडीज अपनी साड़ी वगैरह को संभालने के लिए लगाती हैं, ऐसा है ना भाई शिवराज। ठीक है, आपको ज्यादा पता है भाई साहब, आप तो लड़के हैं, आपको कैसे पता। भाभी जी के प्यार में ज्यादा पागल ना हुआ करो, अच्छी बात नहीं है। बताओ भाई साहब, लड़के को पता है ब्रूच है। अब ये मेरे को भी पूछ सकता सर आपको कैसे पता। अरे मेरे को तो इसलिए पता है क्योंकि तुम्हें पता है। जस्ट किडिंग मेरे बच्चे। एक शब्द और हमारे सामने आता है छोटे भाइयों, इसे हम कहते हैं रीत। देखो आपने देखा हो ना फिल्मों में, कजरा रे तरकारे का, देखा आप लोगों ने। तो वो मतलब पुराने जमाने के जो अय्याश राजा हुआ करते थे, तो वो हाथ में गजरे को यूं रीद करते थे, लपेटते थे, और फिर वो तेरी जय हो। मेरी बात समझ रहे। तो रीद का मतलब होता है किसी चीज को लपेटना, समझ रहे। तो किसी चीज को लपेटने को आप ये भी कह सकते हैं टू एनसर्कल, ठीक है ना। फाइन, इसको आप क्या कह सकते हैं, टू एनसर्कल, किसी को गोल गोल लपेटना, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द हमारे सामने आता है परक्विजाइट। अच्छा शब्द है परक्विजाइट, ये एक अच्छा शब्द है, आपको जरूर पता होना चाहिए। परक्विजाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्क। ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है। जितनी भी वर्ब होती है उनके मीनिंग को बताने के लिए इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ती है, तो टू उनके साथ जुड़ता है, ठीक है भाई। अब अगर विनल की हम बात करते हैं, तो विनल तो अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड हो गया, इसका मतलब होता है करप्ट, भ्रष्ट, ठीक है जी। तो विनल अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव हो गया, ठीक है भाई। अब बनाते हैं बेटा इन सवाल को, ध्यान से देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान द मैनेजर डिसाइडेड टू ब्लैंक अ सेंसिटिव इशू अबाउट करप्शन इन द डिपार्टमेंट। मुद्दे को उठाने की बात कही जाती है, तो वीनल तो करप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस टू के साथ हमें वी1 चाहिए, इन्फिनिटिव बनना है तो वर्ब चाहिए। परक्विजाइट अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। मेरी बात समझ रहे, परक्विजाइट का मतलब अपने आप में एक नाउन हुआ, तो टू के साथ नाउन तो नहीं चला पाएंगे। रीद का मतलब लपेटना है, ये भी नहीं चलेगा। लो जी, पहले ब्लैंक में ही क्लियर हो गई बात, यहां पर हमें क्या चीज चाहिए, ठीक है। आगे फिर भी हम पढ़ सकते हैं, पॉइंटिंग आउट हाउ सम ऑफिशियल एक्सेप्टेड एवरी माइनर, हर चीज को एक्सेप्ट किया, एवरी माइनर। अब देखो सवाल को तोड़ते हैं मेरे छोटे भाइयों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्सेप्ट के बाद व्हाट से जवाब देने की वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एवरी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, माइनर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लिखा किसके साथ जाना चाहिए, नाउन। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, सर वीनल एडजेक्टिव है, गया, ठीक है। ब्रोच एक वर्ब है, गया। रीद अपने आप में एक वर्ब है, गया। तो क्या चीज चाहिए, नाउन चाहिए। मेरी बात समझ रहे। क्वेश्चन को तोड़ने के लिए आपको ना, इसीलिए मैं जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाता हूं अपने बैच में, तो आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान सबसे पहले बताता हूं, ठीक है ना। लोग इसी चीज को नए पैटर्न के नाम पर खेलते हैं, समझ रहे हैं। नए पैटर्न में क्या हो गया कि आपकी जो ग्रामर की नॉलेज है वो बिल्कुल बारीक लेवल पर हो, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों की क्लियर हो। और जिन भाइयों की छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होती भाई, वो उलझे रहते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, समझ रहे। तो देखिए कितनी छोटी सी बात से हमने क्वेश्चन तोड़ दिया, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, इसको लेकर जाना आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। The laborers said to the contractor, "Did you ask the manager when we are going to receive our remuneration?" Remuneration का मतलब पगार को बोल लीजिए, सैलरी। That has been pending for the last 3 months. लो भाई, अब हमारे सामने वही पुराना फंडा हो गया
रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो सर इन्वर्टेड कॉमास के लिए तो हमें कंजंक्शन चाहिए, है कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड वर्ब की वजह से ही दो कैटेगरी के वर्ड्स, मेरी बात समझ रहे हैं। और सेंटेंस अगर बड़ा हो तो हम क्या लगाते हैं, आरटीओ लगाते हैं, ठीक है जी, रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर लगाते हैं मेरे भाई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से पहले तो इस समय को बताने वाले लास्ट को आप प्रीवियस की कैटेगरी में लेकर जाएंगे। अब जहां लास्ट एज इट इज छोड़ा हुआ है उसको आप उड़ा दीजिए, ठीक है बेटे। अब रिवर्स में हम आ रहे हैं तो यहाँ लिखा है हैज बीन पेंडिंग, तो हैज बीन पेंडिंग को आप लेकर जाएंगे किसमें, हैड बीन पेंडिंग में। यहाँ पर हैड बीन पेंडिंग बिल्कुल ठीक जगह चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा वॉज, तो वॉज अपनी जगह डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। हैड बीन पेंडिंग ए पार्ट में भी चल रहा है। रिवर्स में हम आते हैं तो वी आर गोइंग टू रिसीव, लेबरर्स ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है तो वी को तो हम दे में चेंज करेंगे, दे वर गोइंग टू रिसीव देयर रेम्युनरेशन, ठीक जा रहा है। दे वर गोइंग टू रिसीव देयर रेम्युनरेशन, ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब अगर हम समझें तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को तोड़ते हैं। द लेबरर्स आस्क्ड, आगे लिखा है द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही, आगे क्या लिखा है भाई, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी फॉर दिल्ली बनता है, ठीक है। ओके, ये छोटा सा जो स्कीम आपके दिमाग में बैठाना चाहता था मैं, इसको अच्छे से सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पैराजंबल का एक बेहतरीन सवाल है ये मेरे भाई, ठीक है। पैराजंबल का एक बेहतरीन सवाल है, संभल के चलेंगे इसके लिए, ठीक है। आओ पहले एक बार आप क्वेश्चन को बनाएं, आओ मेरे भाई मैं भी बनाता हूं, ठीक है। स्क्रीन को फ्रीज करके आप जरूर बनाएगा। जिस क्वेश्चन के अंदर S1 S6 आपको दिया जाता है तो उस S1 और S6 की सीक्वेंसिंग को पहले एक बार आप ऑब्जर्व कर लिया करें, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं फटाफट से। माई ऑफिस सेंट अ मैसेज विद अ टेरिफिक अर्जेंसी आस्किंग मी टू रिटर्न, ठीक है। मेरे ऑफिस ने एक मैसेज भेजा, टेरिफिक का मतलब जो डराने वाला है, डराने वाली अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी है किसी भी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है वो काम करना वापस आने के लिए। इट वॉज द इवनिंग, शाम का समय था, बिफोर आई कुड सिट एंड राइट टू माई पेरेंट्स दैट आई वुड ज्वाइन देम सून, ठीक है जी। शाम का समय था और मैं बैठ सका, मैं लिख सका अपने पेरेंट्स को कि मैं जल्दी ही मिलूंगा, ठीक है जी। यहां पर Q है, R है, S है, P है, ठीक है। QRSP सभी की ओपनिंग अलग है। अगर S1 से हमने ओपनिंग को कनेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन में फिर कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं बचेगा। अब इसको देखने से एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, डेफिनेटली कोई मतलब आर्मी कैटेगरी का ही कोई मैसेज है, ठीक है ना, कि फैमिली को बैठा उसने लिखा कि मैं जल्दी ही मिलूंगा, अर्जेंसी है। अब अर्जेंसी और ऑफिस वगैरह की इतनी अर्जेंसी नहीं होती जितनी फौजी भाइयों को होती है, पढ़ते हैं कोई बात नहीं। लिखा है हमारे सामने, आई इमीडिएटली सेंट अ मैसेज रिक्वेस्टिंग अ फ्यू डेज ऑफ ग्रेस एज आई हैड टू बुक द रिटर्न टिकट एंड अटेंड सन्ड्री मैटर्स डिफरेंट मैटर्स बिफोर वाइंडिंग अप माई इस्टेब्लिशमेंट हेयर, कि मैं यहाँ हूँ, मुझे ये सारी चीजें वाइंड अप करने के लिए, खत्म करने के लिए, बांधने के लिए, पूरा करने के लिए। वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज को क्लोज करना, ठीक है ना, तो मुझे कुछ समय चाहिए रिटर्न टिकट के लिए। ऑन द वे आई वेंट टू द लॉन्ड्री एंड मेड श्योर आई वुड गेट माई क्लोथ्स इन टाइम, ठीक है ना, मतलब जाते जाते लॉन्ड्री पर मैंने इस बात के लिए श्योर किया कि मेरे क्लोथ्स मुझे वापस मिल जाएंगे। देन आई रश्ड टू द बैंक, उसके बाद मैं बैंक गया, कलेक्टेड ऑल माई मनी एंड मेड रिजर्वेशंस फॉर माई रिटर्न जर्नी, ठीक है जी। अब एक बात तो ये समझ में आ रही है, यहां पर वो रिटर्न के बारे में बोल रहा है, यहां पर उसने रिटर्न की प्लानिंग कर दी, ठीक है, पैसा निकाला और उसने रिटर्न कर लिया, ठीक है जी। तो पी के बाद आर बैठा है। फ्रॉम द शॉप नेक्स्ट टू इट आई बॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स टू डंप माई बुक्स, एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स लिया जिसमें किताबों को मैं रख सकूं, एंड अदर ऑड आर्टिकल सो दैट आई कुड सेंड देम अवे इन एडवांस, ताकि इनको मैं पहले भेज सकूं, ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है इस मामले में तो, ठीक है ना। इट वॉज द इवनिंग बिफोर आई कुड सिट, ओके ओके ओके। तो भाई एक बात तो हमें समझ में आ गई है, यहां पर उसको मैसेज मिला है, मैसेज मिलने के बाद इसने जवाब ये दिया क्या, कि सर मैं आता हूँ रिटर्न टिकट करा लेता हूँ, यहाँ सारे काम को फारिग कर लेता हूँ। पी की शुरुआत हमारे सामने सीधी सीधी बैठी है, ठीक है ना, और भाई हमारे सामने पी के बाद आर भी सीधा सीधा बैठा है, तो क्वेश्चन तो बन गया, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। In India, some people consider keeping the Mahabharata in house inauspicious because it deals with the bloodshed and breakup of a family.
भारत में बहुत सारे लोग महाभारत को नहीं रखना चाहते क्योंकि वो इसे अपवित्र मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर खून खराबा दिखाया गया है, ठीक है ना, और एक परिवार का टूटना दिखाया है। पैसिव वॉइस आपको बनाना है। पैसिव जब भी आपको बनाना है तो सबसे पहले इस कंसीडर को पकड़ो, ये वर्ब है, ठीक है ना मेरे भाई, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ इस कंसीडर के बाद क्या लिखा है, कीपिंग द महाभारता, ठीक है। अब मेरे भाई सर कहानी के पैसिव की तरफ अगर हम जाते हैं तो पैसिव में हमें सब्जेक्ट की जगह क्या लिखना है, पैसिव में हमें सब्जेक्ट की जगह लिखना है जो ये क्या लिखा है, कंसीडर कीपिंग द महाभारता इन द हाउस, ठीक है ना। अब हमें कीपिंग से कहानी को समझने की कोशिश करना है, लेकिन गजब की जो बात है मेरे भाई, इस लिखे हुए सेंटेंस में तो कंसीडर नाम की कोई बात ही नहीं लिखी है भाई, हाँ कि नहीं। यहां हमारे सामने लिखी हुई कहानी में क्या है भाई, यहां देखेंगे कंसीडर इसने यूं का यूं छोड़ा, इसने इज कंसीडर्ड यहां पर कर दिया है। और इस लिखे हुए सवाल में अगर हम कहें तो इंडियंस कंसीडर, इंडियंस तो इस कंसीडर का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसको भी फिलहाल के लिए हमने हटा दिया। अब मेरे भाई देखते हैं, सम पीपल इन इंडिया कंसीडर महाभारता इनऑस्पिशियस बिकॉज इट डील्स विद ब्लडशेड एंड ब्रेकअप ऑफ अ फैमिली। इस लिखे हुए सेंटेंस का देखो यहां पर भी मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल फॉर्म, यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। अब आप ये कहेंगे सर जब यहां हमने देखा तो इसमें तो कहीं पर भी पैसिव नहीं है। देखो भाई पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई भी हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब की कोई भी रूप की बात करें वो बी से ही निकल कर आए, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी की फॉर्म या फिर बी की कोई भी फॉर्म और इसके साथ थर्ड फॉर्म। जब इसको आप लिखते हैं तो इससे पहले हम हमेशा सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ देखते हैं नॉन डूअर, क्या लिखा देखते हैं, नॉन डूअर। अब इस पॉइंट से अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो भाई साहब यहाँ तो ना तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और ना ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो बचा क्या सर, एक ही बचा हमारे सामने, दैट्स बी फॉर बॉम्बे, एक ही हमारे सामने बचता है एंड दैट इज बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट है भाई, हाँ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई, आपको बताना है इन सभी सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट को ढूंढने के लिए आपको हर एक सेंटेंस पर पॉइंट को ध्यान से समझना होगा कि आखिर किस पॉइंट की वजह से कौन सी एरर यहाँ है। मैं अगर इस तरीके के सवाल को अगर ध्यान से देखूं तो इस तरीके के सवाल में एक सवाल के अंदर 4 सवाल एरर के आपसे पूछ ले गए हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है भाई, क्वेश्चन हमारे सामने कहता है द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है इज सेट टू रिगेन, सर तैयार है वापस पाने के लिए, इट्स फुल, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है तो इट्स अपनी जगह सही है, फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, ठीक है ना, 34 जजेस की पूरी स्ट्रेंथ को पाने के लिए तैयार है, विद 2 फ्रेश अपॉइंटमेंट, 2 नई अपॉइंटमेंट इसके साथ, क्या लिखा है, टू द टॉप कोर्ट, ठीक है जी। आउट ऑफ द गिवन 4 sentences चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, अपॉइंटमेंट टू द टॉप कोर्ट, ठीक है ना, यहां पर टू तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है जी। सवाल नंबर बी की तरफ देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेसिव राउंड्स ऑफ द NFHS हैज बीन टू प्रोवाइड रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा रिलेटिंग टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेसिव, मुख्य ऑब्जेक्टिव है ऑफ सक्सेसिव राउंड्स, ठीक है, ऑफ द NFS, ठीक है जी, हैज बीन टू प्रोवाइड, ये रहे हैं रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा रिलेटिंग टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलो इसको देखते हैं, यहां तक तो भी दिक्कत आ नहीं रही, हालांकि NFHS से पहले ये जो ऑफ लिखा हुआ है, अगर NFHS एक प्लेस की बात कर रहा है तो यहां पर हमें ऑफ की जगह इन भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट वुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडेड सिविक एमिनिटीज अवेलेबल इन मदुराई सिटी टू इट्स पेरिफेरल एरियाज। चलो भाई ये भी देख लेते हैं एक बार, अब एक बार इस सवाल को देख लेते हैं। मेन आर एक्सट्रीमली प्रिजुडिस्ड, सर मेन होते हैं बहुत ज्यादा प्रिजुडिस्ड अगेंस्ट किसके, द क्वालिटीज ऑफ विमेन, क्वालिटीज ऑफ विमेन को लेकर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा संकुचित सोच रखते हैं मेन, ठीक है भाई। आगे इसने क्या कहा है, एंड आर ऑफ द ओपिनियन, और इस विचारधारा के होते हैं मेन, दैट मेन आर सुपीरियर टू विमेन इन एनी गिवन टास्क। ये अपनी जगह सारा ठीक है, ये अपनी जगह सारा ठीक है,
इसमें अपॉइंटमेंट्स के बाद टू को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अब इसको देखते हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट वुड एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्या, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडेड। आप एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होगा, अगर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में बात करते हैं तो ये एक्शन वो होता है जो कि एग्जीक्यूटेड होता है, यानी कि ये काम अपने आप में क्या हो गया, काम हो चुका, एग्जीक्यूटेड एक्शन है। इसको आप कहेंगे क्या मेरे भाई, इसको आप कहेंगे एग्जीक्यूटेड एक्शन, ठीक है ना, एक ऐसा एक्शन जो कि हो चुका। समझ रहे, अब ध्यान से समझ, मैं अगर आपके सामने कहूं बर्न्ट हाउस, यानी कि घर जल चुका, काम तो हो चुका। समझ रहे, और अगर हम इसी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में क्या काम करता है, V1 के साथ ING, ठीक है ना, तो ये अपने आप में बताने की कोशिश करता है ऑनगोइंग एक्शन, ठीक है ना, क्या बताता है, ऑनगोइंग एक्शन। मैं अगर आपके सामने कहूं तो क्या चीज, बर्निंग हाउस, इसका मतलब जलता हुआ घर, इसका मतलब क्या हुआ, जलता हुआ घर, यानी कि जो जलने का एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। समझ रहे, अब मेरे भाई इन दोनों का तो एक जो बेसिक डिफरेंस बताना था, इसलिए ताकि आपको पार्टिसिपल्स का फर्क पता चले। अब आपको एक बात सोचनी है भाई, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं नाउन, ठीक है जी। अब वर्ब से बना हुआ अगर नाउन हमें देखने को मिले तो हम V1 के साथ ING को जोड़ देते हैं। बात समझ रहे मेरे भाई, अब ये वाली बात हमें समझ आ रही है, तो गड़बड़ कहाँ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट वुड एक्सप्लोर करेगी किसको, उस संभावना को, ऑफ अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। एक्सपेंडेड सिविक एमेनिटीज, अब एक बात बताओ, एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी बटोरना या विस्तृत रूप से काम करना, ठीक है ना, लंबे चौड़े स्तर पर काम करना। अब आपके मन में क्या आ रहा है, सर जो पहले से ही एक्सपेंड हो चुकी हैं सिविक एमेनिटीज उन पर काम करेगी, अवेलेबल इन मदुराई सिटी टू इट्स पेरिफेरल एरियाज। तो आप कहेंगे नहीं सर, संभावना है किस चीज की, जिसको आप फैला सकें, जो काम अभी होगा। तो ऑफ के बाद एक्सपेंडेड नहीं कहकर हमें कहना होगा एक्सपेंडिंग, और फैलाने के बारे में वो एक्सप्लोर करेंगे कि इस काम को और बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर और फैलाया जा सके। इसी जगह पर आपको दो शब्दों का फर्क भी याद रखना होगा, इस एक्सपेंड का मतलब होता है टू स्पेंड, खर्च करना, ठीक है, और इस एक्सपेंड का मतलब होता है क्या चीज, टू स्प्रेड। अब ये स्प्रेड ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे, एक्सपेंड का मतलब किसी चीज को फैलाना, ठीक है भाई। अब यहां पर आपको दिमाग में आ रहा होगा सर क्या अपॉइंटमेंट के साथ टू अपनी जगह सही है, तो देखो इस बात को ध्यान से समझने का काम करना। अपॉइंटमेंट के साथ हम टू तब यूज करते हैं जब हम किसी के प्रमोशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी के प्रमोशन की बात करते हैं या किसी के पद में इंक्रीमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी के जो भी मतलब वर्किंग लेवल है ना उसको ऊंचे उठाने की कोशिश करते हैं। अब फिर से समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू रिगेन इट्स फुल स्ट्रेंथ, वापस स्ट्रेंथ उनको मिलेगी 34 जजेस की विद 2 फ्रेश अपॉइंटमेंट। अब देखो एक बात समझना, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है वो डायरेक्ट तो अपॉइंट होगा नहीं, नेचुरल सी बात है, वो नीचे जितने भी हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उन्हीं को उठाकर ऊपर की तरफ प्रमोट किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट के साथ ये जो टू लिखा हुआ है ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अपॉइंटमेंट के साथ अगर हम यहाँ पर इन लगाने का काम करेंगे तो सर उस इन का मतलब तो सराउंडिंग दिखाने का काम है, समझ रहे हैं, यानी कि हम किसी तरीके की कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी के साथ कोई मीटिंग है, जैसे मान लीजिए आपकी, हम SSC चेयरमैन साहब से मीटिंग करा देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द चेयरमैन ऑफ SSC, समझ रहे हैं। मान लो आपके दांत में दर्द है तो आप कहेंगे आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं। और अपॉइंटमेंट इनका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर मीटिंग का हिस्सा आप हैं, तो यहां पर अपॉइंटमेंट के साथ टू अपनी जगह बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, घुमाने के लिए मुझे भी परेशान कर दिया इसने, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। ये प्यारा सवाल है आपके सामने, एक ही सवाल के अंदर कई सारे सवाल कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, संभल के चलेंगे, पढ़कर देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोगों को इनके किसी एक वर्ड को पकड़ना है, ठीक है ना, एक को पकड़ लिया तो बाकी के सारे शब्द अपने आप में बन जाते हैं, समझ रहे, ठीक है, हाँ है ना। तो अब अगर हम सबसे पहले वर्डेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये वरदान है, ठीक है ना, वरदान किसका है, हरा होने का वरदान है, ठीक है जी। वर्डेंट का मतलब अगर हम कहें तो वरदान हो गया अपने आप में हरे भरे का। मेरी बात समझ में आ रही है,
ठीक है, तो इसी के अगर सिनोनिम की हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम हमारे सामने क्या हो गया भाई, आई मीन इसका वन वर्ड एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, ग्रीन विद ग्रास, है ना, वरदान है तो हर जगह हरा ही हरा रहेगा, हर जगह लश हरियाली भरी होगी। तो मेरे भाई क्यू के लिए फोर्थ ऑप्शन कौन सी जगह पर है, क्यू के लिए फोर्थ ऑप्शन तो सिर्फ एक ही जगह है, बाकी सब कट गए, तो आंसर तो हमें मिल ही गया। आंसर हमें मिल ही गया। अब एक शब्द हमारे सामने लिखा है सोलिप्सिज्म, ठीक है ना, सोलिप्सिज्म का मतलब क्या होता है, सोलिप्सिज्म का मतलब होता है जब कोई भी इंसान इस तरीके की फिलोसफी पर विश्वास करता है, ठीक है ना, कि मैं जो हूं मैं इसे जान सकता हूं। दूसरी तरीके से आए, अगर मैं आप लोगों को कहूं हु एम आई, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली है, ठीक है ना। आप मुझे जानते हैं कि गोपाल वर्मा सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमें छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, हमें लाड़ प्यार भी करते हैं, हंसाते भी हैं, कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन एक इंसान अपने बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। और जो इंसान अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, जो इंसान अपने बारे में बिल्कुल शून्य हो जाता है, जिसकी अपने बारे में जानकारी नहीं होती है, वो किस कैटेगरी में चला गया भाई, वो चला गया सोलिप्सिज्म की कैटेगरी में, समझ रहे हैं। अब आत्मज्ञान इसे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने क्या हो गया, द फिलोसफिकल थियरी दैट द ओनली सेल्फ एग्जिस्ट कैन बी नोन, कि हमारी ही है जो कुछ है, हमारे होने से पूरी सृष्टि है, हमारे होने से पूरी दुनिया है, हमारे होने से हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप हैं, हम नहीं तो माँ बाप हम कैसे जानेंगे भाई, समझ रहे। एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया, ठीक है, कैंडिडेट सामने आया और उससे पूछा आपकी माँ की उम्र क्या है, ये कैंडिडेट सामने आके बैठा, उससे पूछा आपकी माँ की उम्र क्या है, ठीक है ना। तो उसने माँ की उम्र बताने की बजाय अपनी उम्र बताई जी, 26 साल। बोला 26 साल, आपकी मम्मी पैदा कब हुई, 26 साल के तो आप दिख रहे हैं, मम्मी की उम्र 26 साल कैसे होगी। तो यूपीएससी कैंडिडेट ने कहा कि सर जब मैं पैदा हुआ तभी तो मेरी माँ बनी, उससे पहले तो वो एक पत्नी थी, पत्नी से पहले एक लड़की थी, लड़की से पहले एक छोटी सी बेटी थी, समझ रहे। तो छोटा सा सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब यूपीएससी के कैंडिडेट का, समझदार इंसान का सिलेक्शन होता है, आप समझ रहे हैं। तो उस इंसान ने इस सोलिप्सिज्म को ही एक्सप्लेन किया, सर आत्मबोध ये कहता है कि मुझे इस बात का, मेरी माँ को इस बात का एहसास तब हुआ कि जब वो माँ बनी तब वो मेरी माँ कहलाई, समझ रहे। उससे पहले वो मेरी बहन की माँ थी, वो एक अलग कैटेगरी हो गई, समझ रहे। तो सोलिप्सिज्म इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हमारे सामने एक शब्द लिखा है प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रो का मतलब जो हमारे पूर्व हैं, समझ रहे, ठीक है ना। तो जेनी का मतलब जन्म हो गया, ठीक है ना, जेनी, किसी भी शब्द के अंदर जीन अगर शब्द देखने को मिले तो लाइफ या मतलब बर्थ की बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो हमसे जो पहले हैं तो इसी को आप पूर्वज कह सकते हैं, ठीक है जी। पूर्वज कहाँ पर छिपे हुए हैं, आप कहेंगे डायरेक्ट एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है। और ये क्या हमारे सामने लिखा है, सेस, आगे क्या लिखा है, क्विप्ड डेलियन, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेडा लिखा है, पेडा का मतलब क्या हो गया, पैर हो गया, समझ में आ गया। तो ये कैरेक्टराइज बाय लॉन्ग वर्ड्स, बड़े बड़े शब्दों से, ठीक है ना, लॉन्ग विंडेड, जो बहुत घुमा फिरा कर कहे जाते हैं, समझे, बहुत लंबे लंबे शब्द। आप शशि थरूर को जानते हैं, ठीक है। तो शशि थरूर साहब की जो स्पीच होती है उसमें बड़े बड़े गोल गोल घूमदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 7 पर आएंगे मेरे भाई, लिखा है हमारे सामने UMBRAGE, इसका यूज करेक्ट कहां पर हुआ, अम्बराज। जब इसके बारे में हम बात करते हैं अम्बराज, ठीक है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब हमें समझ में आता है ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है जी, ऑफेंसिव का मतलब, एक मिनट रुक जाओ, ऑफेंस लिखो, नाउन है ना भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है ना, ऑफेंस, ठीक है ना। परेशानी, तकलीफ, किसी भी इंसान को परेशानी या तकलीफ जब दी जाती है, किसी भी इंसान को दुखी जब किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं अमराज, ठीक है, हाँ कि नहीं। अब इस पॉइंट से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, आर्टिस्ट यूज्ड एज अ सॉफ्ट अम्बराज ऑफ ब्लू एंड ग्रे, सर अम्बराज का तो नॉनसेंस हो गया, समझ रहे, यहाँ पर एनॉयंस तो है नहीं, ठीक है ना, शेड से कोई लेना देना नहीं, उसने ब्लू और ग्रे कलर की शेड को वहां पर इल्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। ही टुक अम्बराज एट द कमेंट,
फीलिंग इट वाज अ स्लाइट अगेंस्ट, इट वाज अ स्लाइट अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल रेपुटेशन, ठीक है ना। तो यार यहाँ पर तो ये स्लाइड तो अपना में एडजेक्टिव है, ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन के ये खिलाफ है, तो उसने इस चीज को एक ऑफेंस की तरीके से लिया, चल जाएगा भाई। कभी कभी किसी के कमेंट को लोग अपने एंटी मान कर चलते हैं। द न्यू पॉलिसी वाज डिजाइंड टू अम्बराज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनकरेजिंग स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस को एनकरेज करने के लिए नई पॉलिसी को तैयार किया गया टू अम्बराज। सर ये तो नाउन है ना, नाउन के साथ तो टू की साथ चलेगी नहीं बात, ठीक है ना। नाउन को तो हम वर्ब की तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ये अपनी जगह गलत है भाई, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, शी प्लेस्ड द प्रेशियस नेकलेस इन अ वेलवेट अम्बराज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड सनलाइट। समझ रहे। अब देखो यहां पर हम अगर समझने की कोशिश करें, बॉक्स का मीनिंग है, लेकिन बॉक्स का मीनिंग होता नहीं है। यहां पर क्या है, नई पॉलिसी डिजाइन की गई ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, तो यहां पर बूस्ट का अर्थ है, बूस्ट का अर्थ तो है ही नहीं, ठीक है ना। यहां पर इसने एक तरीके के अपमान को झेला, तो ये अपनी जगह सही है। और यहां पर आर्टिस्ट ने यूज किया है सॉफ्ट, क्या ब्लेंड कहेंगे, ब्लेंड का मतलब मिक्सचर, दो अलग अलग कलर को मिक्स किया गया है, समझ रहे। तो ये मीनिंग के आधार पर हमें समझ में आता है, बी इसके लिए सही करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं मेरे भाई। अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग हमें बताना है। द इन्वेस्टिगेटिव कमिटी, जो इन्वेस्टिगेटिव कमिटी है, हैड अ फील्ड डे, ठीक है, उनका एक फील्ड डे है with the leaked documents uncovering scandal after scandal that rocked the entire administration, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेटिव कमिटी है, इनके पास है क्या, हेड अ फील्ड डे। फील्ड डे का मतलब यहां पर क्या समझ आता है, फील्ड डे का मतलब होता है जब आपको सारा दिन फील्ड में, बाहर खेत में, खेत का नहीं है सेंस, इसको समझने की कोशिश करो। देखो एक स्कूल के अंदर, अब मैं बिल्कुल आपको इसको ग्राउंड लेवल पर इसका अर्थ समझाऊंगा, ठीक है ना। जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना, तो स्कूल में उसे किताबी ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। तो टीचर अपने बच्चों को किताबी ज्ञान को छोड़कर रियल नॉलेज के लिए, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस, इसी को हम कहते हैं ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस, ठीक है ना। ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस बच्चों को दिलाने के लिए स्कूल का टीचर अपने सारे के सारे छोटे 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 बच्चों को कहाँ लेकर जाता है, फील्ड ट्रिप पर लेकर जाता है। अब फील्ड ट्रिप का मतलब समझ में क्या आ गया, जहां पर ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस है, लोग अपने हाथों, बच्चे अपने हाथों से चीजों को छू कर देखते हैं, लोगों से बात करके देखते हैं। छोटे बच्चे को डॉक्टर के बारे में, डेंटिस्ट के बारे में सिर्फ किताबों में बताया जाता है। रियल डेंटिस्ट से मिलाया जाए, रियल डॉक्टर से मिलाया जाए, रियल पोस्टमैन से मिलाया जाए, खेत में काम करने वाले किसान से मिलाया जाए, ये बेसिकली उनके लिए ज्यादा होता है। जो ये शहरी बच्चे होते हैं, है ना, बड़े प्राइवेट महंगे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए ज्यादा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या समझ में आता है भाई, इन्वेस्टिगेटिव कमिटी हैड अ फील्ड डे। तो फील्ड डे का मतलब क्या हुआ, टू हैव एन एंजॉयबल, बच्चे बाहर आएंगे फील्ड ट्रिप पे, मजे काटेंगे, टाइम टेकिंग एडवांटेज, समय लगता है इसमें, ऑफ अ सिचुएशन स्पेशली टू क्रिटिसाइज और एक्सप्लॉइट। यहां पर एक्सप्लॉइट करने की बात है, क्या यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की बात है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सर, जब खुलेंगे बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चीजों में एंजॉय भी करेंगे और उसकी आलोचना भी करेंगे। अब क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना होता है। आप लोगों को आलोचना शब्द के बारे में समझ लेना चाहिए। आलोचना किसी चीज की अच्छाई, किसी चीज की बुराई, दोनों चीजों पर जोर डालने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने कहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये शब्द क्या है, वॉचिंग द इंटेंस स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो द चिल्ड्रन फेल्ट अ मिक्स ऑफ फियर एंड एक्साइटमेंट। तो यहां पर अपने आप में क्या काम कर रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन को क्या फील हुआ है, अ मिक्स ऑफ, क्या लिखा है, फियर एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। अब ये अपने आप में क्या है, वॉचिंग द इंटेंस स्टॉर्म, सर सिर्फ वॉचिंग को ही अंडरलाइन करके पूछा गया है। तो पहली बात तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है ये हमसे फाइनाइट वर्ब का जवाब पूछ रहा है, फाइनाइट वर्ब तो ये है नहीं। नाउन फ्रेज हो सकता है, बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ एक शब्द को अंडरलाइन करके पूछा गया है। अब पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों तरफ से ये आपको कंफ्यूज करेगा, जरा सोचे, ध्यान से देखें। अब आप ये कहेंगे सर यहां पर वॉचिंग द इंटेंस, यहां पर अगर सिर्फ इस वॉचिंग की हम बात करते हुए हैं तो इसका अर्थ निकलता है क्या, देखते हुए, ठीक है। देखते हुए, किस चीज को देखते हुए,
इंटेंस स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो, खिड़की से देखते हुए क्या चीज, जो भारी भरकम तूफान है। अब ये किसके लिए, देख कौन रहा है, आप कहेंगे देख रहे हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं, बोलो हाँ। अब पार्टिसिपल की पहचान ही ये कहती है कि पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव का ही काम करता है, ठीक है ना। जेरंड तो ये अपने आप में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल था, लोगों ने इसको जेरंड कैटेगरी में कह दिया होगा, गड़बड़ कर दी होगी। भाई इस सवाल पर दिमाग लगाना, आई एम गिविंग यू सम टाइम। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। साइबर क्राइम इज द क्रिमिनल एक्ट विच टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट। साइबर क्राइम एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो इंटरनेट पर होता है थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए एज टूल्स और टारगेट, टूल या टारगेट की द्वारा इसको किया जाता है, और अदर स्मार्ट डिवाइसेस मेंट फॉर मेकिंग आवर वर्क इजियर, जिसके जरिए हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। आखिरी पॉइंट कहता है इवन मैनी ऑफ वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल पर्संस आर इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज। बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं और बहुत ज्यादा जानकारी वाले लोग भी इस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। पॉइंट है इधर पी एस आर क्यू। ओपनिंग सभी की अलग है, अगर ओपनिंग हमें मिल गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। यहां पर लिखा है सेवरल एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूड फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग बेलवेयर लाइक वायरसेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम्स। ये तो साइबर क्राइम की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। द हैकर और क्रिमिनल्स आर हैविंग वेरियस मोटिव्स ऑफ द क्राइम। जो हैकर है या क्रिमिनल है उनके मोटिव्स अलग अलग होते हैं क्राइम के, ठीक है। पीपल इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज फाइंड देम एज एन ईजी वे ऑफ मेकिंग मनी। ऐसे लोग जो इसमें शामिल होते हैं उनको लगता है यही सबसे आसान तरीका पैसा बनाने का। दे मे बी इन्वॉल्व टू कॉज लॉस टू एन इंडिविजुअल, सम ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, यहां मोटिव्स की बात इसने कही है, ठीक है ना। अलग अलग मोटिव्स होते हैं, इन्हीं मोटिव्स को एक्सप्लेन यहां किया गया है, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं उनके मोटिव्स, ये लोग शामिल हो सकते हैं किसी को नुकसान पहुंचाना, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी बात हमें समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट से अगर हम समझने का काम करते हैं, ध्यान से देखना, जो लोग इसमें शामिल होते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में, उनको आसान लगता है पैसा बनाना। और ऐसे ही लोग कौन होते हैं, जो वेल एजुकेटेड होते हैं या नॉलेजफुल लोग होते हैं, वो लोग इस तरीके की हरकत में शामिल होते हैं। आर तो एंड के साथ जुड़ गया, ठीक है। क्यू के साथ एस जुड़ गया, क्यू के साथ एस, आर के साथ में अंत आ गया, ठीक है ना। ये हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है ना, कि इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन यहां पर दी है इसने, ठीक है। अब अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखो क्यू एस आर सीक्वेंस में नहीं है, क्यू एस अलग है, आर अलग है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर इस आर के अंदर सच एक्टिविटीज लिखा है तो सच एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं। सच एक्टिविटीज का मतलब इससे पहले पी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज बताई हैं। इस तरीके की जो एक्टिविटीज है ना, इनमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, यानी कि आर से पहले पी हमें चाहिए, आर से पहले हमें पी चाहिए, ये रहा। इस सच एक्टिविटीज की वजह से सीक्वेंसिंग अपनी संभल आ गई। बढ़िया सवाल था भाई। क्वेश्चन 11 पर आएंगे, बॉडी, ठीक है ना। सिनोनिम आप लोगों को बताना है इस शब्द बॉडी का, ठीक है, बॉडी है, ठीक है। बॉडी तो सभी लोग बोलते ही हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी को रिवील किया जाता है या एक्सपोज किया जाता है हीरोइनी के द्वारा। जो हीरोइन वगैरह होती हैं वो अपनी बॉडी को रिवील करती हैं या फिर एक्सपोज करती हैं, ये सवाल बन सकता है। देखो जिस चीज को आप एक्सपोज करते हैं वो कोई भी बैड एक्ट है, कोई बुरा काम है, किसी तरीके का कोई स्कैम है, उसे लोगों के सामने लेकर आना, उसे एक्सपोज किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, उसे एक्सपोज किया जाता है। रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील अपने में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से चीज होती है, ठीक है ना। जो कोई भी चीज हिडन है ना, ठीक है ना, उसी को ब्रिंग फोर्थ, कोई भी चीज जो हिडन है ना उसको सामने लाना, ऐसे लिखो जल्दी समझ आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज हमारे सामने हो जो छिपी हुई है उसको लेकर आना, तो सर बॉडी रिवीलिंग ड्रेस होती है, बॉडी को रिवील करने वाली चीज, ठीक है। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, जो लोग अपनी बॉडी को रिवील कर रहे होते हैं तो उनकी इंटेंशंस कैसी होती हैं, नेचुरल सी बात है, उनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो अराउजल होती हैं, सेक्सुअल टॉक होती हैं, है ना। वो मतलब
बॉडी रिवील करने वाले जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी वजह से दूसरे लोगों का दिमाग गंदी चीजों को सोचना शुरू कर देता है। मेरी बात समझ में है? तो अब अगर इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं तो बॉडी का मतलब क्या हो गया? द प्ले वॉज क्रिटिसाइज्ड, इसकी आलोचना हुई फॉर इट्स ब्लैंक डायलॉग विच रिलाइड हैविली ऑन ल्यूड। ल्यूड का मतलब क्या होता है? ल्यूड का मतलब होता है जिसके अंदर सेक्सुअल टॉक्स होती हैं, ठीक है ना। कैरेक्टरलेस जिसमें बातें आती हैं, इन्यूएंडो एंड स्कैंडुलस रेफरेंसेस, स्कैंडुलस जिसमें स्कैंडल्स दिखाए जाते हैं। तो बाउडी का मतलब क्या समझ में आता है? जो सेक्सुअल मैटर्स के बारे में कही जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं जिन बातों में एक ऐसी टॉक जिसके अंदर ह्यूमर है और सेक्सुअल कंटेंट है। अब ये वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडी हैं। आप लोगों ने सुना होगा रणबीर अलाहाबादिया और क्या नाम है उनका, समय रैना, है ना। तो ऐसे लोगों की अगर आप कॉमेडीज को सुनोगे तो ऐसे लोगों की जो स्टैंड अप कॉमेडीज है वो भर के अश्लील है, भर के गंदा बोलते हैं। भर के का मतलब आप उसके अंदर कहाँ गाली बक दें, कहाँ पेरेंट्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? तो सर ऑस्टेयर का मतलब तो समझ लेते हैं क्या चीज? सर जो स्ट्रिक्ट है, सीवियर है, ठीक है ना, जो कड़ा है किसी को लेकर। यहाँ वर्चुअस, वर्चू से बना है, गुणवान होना, ठीक है ना। प्रिगिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो नैतिक रूप से बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं? जो मोरली राइट है। नैतिक रूप से सही इंसान तो आप कहेंगे रिबॉल्ड, ठीक है जी। ओके, तो ये शब्द तो आजकल की चर्चाओं में है। स्टैंड अप कॉमेडीज को देखें जहां गंदगी चल रही है तो उसको आप ये कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पहचाने, इन 4 सेंटेंसेस में आपके मुताबिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहाँ है? 4 सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहाँ छिपा हुआ है? द ओल्ड लाइब्रेरी विद इट्स टावरिंग शेल्व्स ऑफ डस्टी बुक्स वॉज अ। जब भी आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है, वर्ब को देखो ध्यान से। इसके पास बस एक ही मेन वर्ब है, सिंपल सेंटेंस हो गया भाई ये, सिंपल सेंटेंस हो गया भाई, ठीक है ना। ये मेन वर्ब नहीं है बेटा, इट्स टावरिंग मेन वर्ब नहीं है, ये इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, ये इसके लिए भी है। शी फिनिश हर रिसर्च पेपर लेट एट नाइट बट। सर अगर फैन बॉयज देखने को मिल जाता है बट से जुड़ा हुआ है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, हटाओ भाई, ठीक है जी। आफ्टर द लॉन्ग, अगर सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज बिफोर, आफ्टर, व्हेन, हु, हुज, हुम से लिखा हुआ मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अ सेंस ऑफ इमेंस रिलीफ एंड, फैन बॉयज में एंड देखने को मिला, कंपाउंड सेंटेंस, हटा दो भाई, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन 13 हमें कहता है आपको बताना है मेरे नन्हे बच्चों इसमें स्पेलिंग एरर कहाँ है। पहले एक बार इस सेंटेंस को आप पढ़कर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, फिर हम बनाते हैं। वेरी नाइस। देखो इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सवाल में हम समझते हैं हर 6 मंथ सोलो बैकपैकिंग ट्रिप। बैकपैकिंग का मतलब होता है बैग में अपने 2 कपड़े डाले, चल दिए। अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया इवोल्व फ्रॉम सिंपल वैकेशन इनटू अ प्रोफाउंड पर्सनल ओडिसी। ओडिसी का मतलब होता है जिसके अंदर आप खूब इंजॉय करते हैं, एक लंबी जर्नी होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग हर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, जिंदगी को लेकर उसका क्या नजरिया उसको बदल दिया, सब कुछ ठीक है। इन द क्लटर्ड गैरेज, क्लटर्ड का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ से भरा हुआ। गैरेज एमिड्स बॉक्सेस ऑफ फॉरगॉटन हॉबीज, पुराने टाइम की जो हॉबीज हुआ करती थी वो बॉक्सेस में भर भर के रखी हुई हैं। ले द एजोटेड पैराफर्नैलिया, ठीक है ना, वहां पर पड़े हुए हैं क्या चीज? पैराफर्नैलिया का मतलब होता है पुराने टाइप के कोई इक्विपमेंट है। भाई आजकल कंप्यूटर कैसे हो गए हैं आजकल चलो छोटी सी बात बता ही देता हूँ। एक जमाना हुआ करता था जब इस तरीके का कंप्यूटर हमारे घर पे हम लेकर आए थे भैया, उसकी कीमत करीब 28,000 29,000 रुपये हुआ करती थी। हमारे बड़े भैया ने हमको गिफ्ट दिया था वो कंप्यूटर, ठीक है ना जी। बड़े अच्छे अच्छे सपने देखे थे, पता नहीं क्या बनेगा भैया, लौंडा लौंडा बन गया टीचर, समझ रहे हैं। अब ये एक बड़ा सा टीवी सा कंप्यूटर लिया गया था 28,000 रुपए का, भैया टीचर थे, उन्होंने सारी अपनी तनख्वाह फूंक फाँक के हमारे लिए लिया। हम उस पे क्या सुन रहे हैं भैया, ये माउस होता था भाई साहब, हम उस पे क्या सुन रहे हैं भैया, हम उसके 2 स्पीकर मंगवा लिए भैया से, दूसरे भैया से जिद करके, और सारा दिन उन पे गाने सुनते थे भाई साहब। बड़ी बेशर्मी की चीज है। बाद में वक्त बदला, हालात बदले, कंप्यूटर की जगह लैपटॉप नाम की चीज पैदा हो गई, और ये भाई साहब पड़े पड़े सड़ गया हमारा। पड़े पड़े ऐसा सड़ गया कि ये जो था ना हमारे सामने स्पीकर है, इनको तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था।
समझ, तो ये वक्त की बातें हैं, ये पैराफर्नालिया है हमारे सामने। ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर फोटोग्राफी, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द यंग ल्यूटेनेंट, ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग अपने आप में सही है। ल्यूटेनेंट में पहले आपको क्या करना, ल्यू, LIEU, 10 और उसके बाद अंत, ठीक है, ल्यूटेनेंट स्पेलिंग ठीक है। हु हैड रिसेंटली बीन प्रोमोटेड फॉर हिज ब्रेवरी, लेड द ट्रूप्स विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्किल, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक स्किल के साथ ये काम कर रहे हैं। अब मेरे भाई आता है ए पार्ट। आफ्टर लेंथी इन्वेस्टिगेशन द ऑफिशियल वाज फॉर्मली चार्ज विद मेलिफिसेंट, मेलिफिसेंट की स्पेलिंग अपने आप में गलत है ना, मेलिफिसेंट इसे हम कहते हैं। मेल का मतलब होता है बैड, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे सामने क्या आता है, फिजेंस, ठीक है ना, ओके। ठीक है भाई, तो ये मेलफिजेंस की स्पेलिंग ठीक है, इसके अंदर मेलफी, FIE की स्पेलिंग गलत है, FEA होना चाहिए, ठीक है, इसको 2-3 बार लिख लेना। इसका मतलब होता है जब कोई मतलब किसी भी इंसान के द्वारा, किसी ऑफिसर के द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, मैं इसको सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं, रोंग डूइंग्स बाय एन ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर के द्वारा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 14 पर आते हैं भाई। अब ये सवाल कितना बेसिक हमारे सामने आ गया मेरे बच्चा। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, तो दो जो है वो तो हमें प्लूरल चाहिए, दो हमें प्लूरल, नीदर ऑफ के बाद ये जो मैन लिखा है ये तो अपने हमें प्लूरल चाहिए। नीदर ऑफ द मैन सीम्ड टू पे, तो बेटा जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट गड़बड़ है उसी को आप ढूंढेंगे, यही गड़बड़ है, ठीक है। नीदर ऑफ द मैन सीम्ड टू पे द स्लाइटेस्ट अटेंशन, थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं दी, दोनों में से किसी ने भी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन 15 आ जाए। S1 है, S6 है, पहले एक बार आप ध्यान देंगे फिर इसको बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री यानी कि जो हमारा आधुनिक जो समसामयिक इतिहास है इज नेसेसरी, जरूरी है, बट इट इज एट बेस्ट अ टेंटेटिव रिकॉर्ड, ये सिर्फ एक काम चलाऊ रिकॉर्ड है, इसके अंदर ज्यादा गहरी कुछ चीज है नहीं, ये काम चलाऊ रिकॉर्ड है, ठीक है। सम पोर्टेंटुअस, पोर्टेंटुअस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कैन बी सीन टू बी सो फ्रॉम, सो ऐसा होने का देखा जा सकता है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ देयर ऑकरेंस, उनके होने से, लाइक द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया की जो डिस्कवरी है। अदर्स ऑफ कंपेरेबल मोमेंट हाउसनेस, सॉरी मोमेंटसनेस आर हिडन इन ऑब्सक्योरिटी, छिपे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो छिपी हुई हैं जिनका पता ही नहीं चलता। QSQP इसका मतलब R से ताल्लुक नहीं है। द रिलीवेंस, यहां पर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में टेंटेटिव रिकॉर्ड इसने कहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है, आइए देखते हैं। द रिलीवेंस ऑफ द इशू प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट, रिलीवेंस का मतलब सार्थकता, मुद्दे की, प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट possesses इंडीड अ मैसिव सप्लाई ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड बट इट नेसेसरी लैक्स द इनर नॉलेज। अब टेंटेटिव रिकॉर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सच में मैसिव सप्लाई, पब्लिक रिकॉर्ड बहुत सारा है, समझ रहे। अब आप सोच के देखें ना, कोई भी एक घटना घटती है तो उसको डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, प्रिंट मीडिया, उसके अलावा एक्सपर्ट, फिर बहुत सारे एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर भी दुनिया भर के ऐसे हैं जो उसके बारे में विचारधारा को अलग लेवल पर बदलते हैं, समझ रहे। नेसेसरी लैक्स द इनर नॉलेज ऑफ पॉलिटिशियंस माइंड्स, ऑफ प्लानर्स प्रपोजल्स, ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवरी, ऑफ टेक्नीशियंस ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। इन सभी चीजों के साथ ये चीज बनती है टेंटेटिव रिकॉर्ड कैटेगरी में। इट ऑल्सो लैक्स, सर ये इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव की भी कमी है, ठीक है ना। अब ये पर्सपेक्टिव की भी कमी है, भी का मतलब इससे पहले कुछ और आए तब इसको आगे जोड़ेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू ओवर जस्ट इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, ओवर जस्ट अ फ्यू इयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, सामान्य किसी चीज को ऑब्जर्व करके, टू एस्टिमेट एक्यूरेटली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स, इसके सिग्निफिकेंस को किस तरीके से आप रिलेटिवली स्टडी कर सकते हैं। तो भाई S1 को तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बताने का, टेम्परेरी रिकॉर्ड बताने का कारण सामने हमें इसने दे दिया है भाई, ठीक है ना। Q के साथ अपन ओपनिंग टिका लेंगे, अपन को दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमें इसको देखना है, इसी के साथ कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म जो रिलेटिवली इसको समझा देती है, वो क्या है। तो आप कहेंगे सर पोजेस करती है मैसिव सप्लाई, बहुत सारा रिकॉर्ड है, बट इट नेसेसरी लैक्स द इनर नॉलेज ऑफ पॉलिटिशियंस माइंड, प्लानर्स प्रपोजल,
साइंटिस्ट की डिस्कवरी, टेक्नीशियन का ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या कहेंगे, इसी चीज को एक्सप्लेन यहां पर किया जा रहा है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप कुछ ही वर्षों की ऑब्जर्वेशन के आधार पर एस्टिमेट कर दें एक्यूरेटली सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स। अलग अलग इवेंट्स का सिग्निफिकेंस को आप किस तरीके से रिलेटिवली समझ सकते हैं। यहां से हमारी उठ जाती है किस चीज के बारे में, यहां से बात उठ जाती है। इसके अंदर एक ये भी कमी देखने को मिलती है, समझ रहे, ये भी एक कमी हमें देखने को मिलती है। तो भाई Q के साथ S, S के साथ R हमें देखने को मिल रहा है, Q के साथ S नहीं है, P बीच में घुस गया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले पॉइंट में इसने टेंटेटिव बोल दिया कंटेम्परेरी हिस्ट्री को। टेंटेटिव बोलने का क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा हमारे पास है, बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी हमारे पास ब्रेक थ्रू हैं जो किसी चीज को क्रैक करने का मदद करती हैं। अब इतना सारा डेटा होने की वजह से ही ये टेंटेटिव है, मींस टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने का मतलब ये असंभव है क्या कि कुछ ही वर्षों की ऑब्जर्वेशन में अनुमान लगा दिया जाए, वो भी एक्यूरेट, कि कितने सारे जो इवेंट्स हुए वो ये सारे इवेंट्स ही तो हैं, इन सारे इवेंट्स का क्या महत्व है। तो Q के साथ ठीक S हमें चाहिए, यहां P बैठ गए, यही गड़बड़ हो गई। करेक्ट है भाई। तो एक मजेदार सवाल था मेरे भाई आपको फंसाने के लिए। क्वेश्चन 16 पर आ जाओ मेरे भाई। आपको बताना है इस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को। द क्लाइमेटोलॉजिस्ट सेड दैट इफ ग्लोबल टेम्परेचर केप्ट राइजिंग, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने कहा है अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा, सी लेवल वुड थ्रेटन मेजर कोस्टल सिटीज। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सेड लिखा है, सेड इन्वर्टेड कोमा सब जगह है। दैट इफ ग्लोबल टेम्परेचर कैप्ट की जगह में कीप्स लिखना होगा, कीप्स लिखना होगा। इफ ग्लोबल टेम्परेचर प्लूरल है तो कीप अपनी जगह सही है, तो अपन डी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे इस सवाल में, ठीक है जी। लेकिन एक बार देख फिर भी ले लेते हैं। द क्लाइमेटोलॉजिस्ट सेड सभी जगह पर लिखा है, ठीक है। आगे इफ ग्लोबल टेम्परेचर कैप्ट राइजिंग, यहां पर तो हमारा डी इसलिए गड़बड़ हो गया बेटा, यहां पर वुड थ्रेटन लिखा है ना, तो यहां वुड की तो बात ही नहीं है, माफ कीजिएगा, जल्दबाजी नुकसान दे देती है भाई। तो मैं देख रहा था वुड नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पर तो परफेक्ट कैटेगरी में चला गया है, यहां पर विल लिखना गलत है, तो यहां पर सी करेक्ट हम मानेंगे। ये पहले से ही कंडीशन हमारे सामने। अब यहां पर चलो एक बात और मैं आपको बता देता हूं। इफ के साथ अगर हमारे सामने पास्ट इंडेफिनेट में कंडीशन लिखी है और जो रिजल्ट है वो वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखी है, तो मेरे भाई ये जो हमेशा लिखी हुई बातचीत हमें देखने को मिलती है ना, इसकी सेंस हमेशा प्रेजेंट में निकलती है। इसकी सेंस हमेशा प्रेजेंट की इमेजिनेशन को बताने का काम करती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 17 पर आते हैं मेरे भाई। एरर देखते हैं इसमें कहाँ है। चलिए क्वेश्चन 17 को पकड़ लेते हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली आर ऑफिशियली लिविंग थ्रू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एज डेंजरसली हाई लेवल्स ऑफ PM 2.5, ठीक है। पार्टिकुलेट मोलिक्यूल्स हैं शायद ये, बाकी देखते हैं, ठीक है। विच हैज एक्सीडेड 400 micrograms per cubic meter in the city in recent days can lead to a host of deadly cardiovascular and respiratory illnesses. Okay. अब इस सवाल को देखो ध्यान से, तो सवाल के अंदर क्या मजेदार बात है समझ में आएगी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी बैकग्राउंड की कहानी क्या है। अब जो हमारे एयर पोल्यूशन की बात हमारे सामने कही जाती है भाई, एयर पोल्यूशन का मतलब हमें समझ में आता है कि अगर हवा के अंदर मतलब जो पोल्यूशन है वो हमें डैमेज पहुंचा रहा है। अब पोल्यूशन तो है, एयर पोल्यूशन तो है, लेकिन इसके अंदर जो मतलब पोल्यूटेंट्स हैं, जो कण हैं, वो इतने माइक्रो हो गए हैं, इतने माइक्रो हो गए हैं कि भाई साहब हमारे नाक के अंदर ये जो बाल हैं, जो यहाँ पर म्यूकस है, हमारे नाक के अंदर किसी भी तरीके से वो जो माइक्रो मतलब ये लिखा है ना ग्राम का जो हमारे सामने वो है पोल्यूटेंट्स हैं, वो रुक ही नहीं पाते हैं किसी भी तरीके से। और वो ट्रीट होते हुए बिल्कुल ओपन ट्रीट का मतलब खुला उनका व्यवहार होता है, वो पूरा का पूरा जाके हमारे लंग्स के साथ, लंग्स भी उनको फिल्टर नहीं कर पाते हैं, और वो जाकर किस में इंक्लूड हो जा रहे हैं, ब्लड में इंक्लूड हो रहे हैं, और वो WBC RBC के मतलब मेन स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सामान्यतः
ब्लड कैंसर हो रहा है, ठीक है ना जी। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं, आर लिविंग थ्रू, आर ऑफिशियली, औपचारिक है ये बात, सबको पता है, थ्रू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एज डेंजरसली, आगे क्या लिखा है, हाई लेवल्स ऑफ पीएम 2.5, ठीक है ना, इसके लेवल बढ़ गए हैं। अब यहां पर विच रिलेट कर रहा है किसको, लेवल्स को। लेवल्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना, जो अब 400 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा बढ़ गया है सिटी में। और इसी की वजह से होस्ट ऑफ डेडली कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का मतलब हार्ट हो गया, वस्कुलर आप जानते ही हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस अब लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब आपको ये तो बात समझ में आई गई है कि मुद्दा कितना गंभीर है, ठीक है ना। जैसे ही दिल्ली में दिवाली आती है, दिल्ली की दिवाली अलग होती है भाई, जैसे ही दिल्ली की दिवाली आती है, सर्दी आती है या एकदम से मौसम बदलता है, तो भारत के इस हिस्से दिल्ली में 99% लोगों को खांसी की, जुकाम की, नजले की, चेस्ट बर्निंग की ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स आने का मतलब आप समझ लीजिएगा, यही जो छोटा सा क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड बहुत बड़ी है भाई, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18 पर आते हैं। द एंशियंट टेम्पल, आज हमने ज्यादा टाइम दिया क्वेश्चंस को, है ना। द एंशियंट टेम्पल विच वॉज, प्राचीन टेम्पल विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट लास्ट ईयर, ये किस तरीके का क्लॉज है। आप कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज तो नहीं हो सकता क्योंकि कंजंक्शन से शुरुआत है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हमारे सामने लिखा है एडवर्ब क्लॉज, बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो ये मतलब हाउ का, वेयर का, व्हेन का, ठीक है, वाई का ये आंसर ही नहीं दे रहा। आप कहेंगे सर यहाँ तो टेम्पल की एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है। अब ये टेम्पल की एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए एडजेक्टिव क्लास का काम कर रहा है। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। आपको पैसिव की तरफ लेकर जाने इस सवाल को। द स्ट्रेंजर हैड इंटेंडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लॉट बट द बॉयज थ्वार्टेड इट विद देयर सबटैलिटी। थ्वार्टेड का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, ठीक है, रोक दिया भाई साहब। स्ट्रेंजर हैड इंटेंडेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लॉट, वो अपने प्लॉट को बढ़ाना, मतलब प्लॉट को बढ़ाना नहीं, मतलब अपने जो उसने किसी के खिलाफ कुछ सोचा था वो काम को एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन लड़कों ने उसको रोक दिया अपनी बुद्धिमानी से। सबसे पहले यहां लिखा है हेड इंटेंडेड, अब हम देखेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। द एग्जीक्यूशन से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लॉट। हेड इंटेंडेड को हम लिखेंगे हैड बीन इंटेंडेड, है हैड बीन इंटेंडेड। यहां कुड गलत हो गया, गलत हो गया, अरे तो सवाल ही खत्म हो गया यार, इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। लेक्रीमोज शब्द का आपको एंटोनिम बताना है। लेक्रीमोज का मतलब क्या होता है सर? लेक्रीमोज का मतलब होता है टीयरफुल, आंसुओं से भरा, ठीक है जी। इसी को अगर हम कहते हैं तो इसी को हम कह सकते हैं सोरोफुल, ठीक है ना, दर्द भरा, आंसू भरा, ठीक है जी, दर्द भरा, आंसू भरा। While the author's prose was largely lachrymose, steeped in a melancholic nostalgia. Nostalgia का मतलब पुराने दिन याद किसी को आए, melancholic का मतलब दर्द भरे। मेरी बात समझ रहे? आपको भी कोई पुरानी दर्द भरी दास्तान तो याद आती होगी है, तुझे जीना है मेरे बिना, है भाई, बेख्याली। मैं जानता हूं आशिक आप लोग सारे के सारे पढ़े हैं भाई, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो एल्जेक, एल्जियक का मतलब भी होता है जो उदासी से भरा हुआ हो, समझ रहे, शोकपूर्ण हो, ठीक है जी। ये हमारे सामने लिखा है सैचुरनिन, ठीक है, ये भी उदासी से भरा है, समझ रहे। प्लेंजेंट का मतलब भी क्या होता है भाई? उदासी से भरा होता है ये भी, ठीक है ना। वैसे उदासी की बात नहीं है, इसे हम कह सकते हैं मोर्नफुल साउंड, है ना। कहीं कोई अगर गुजर जाता है तो आसपास लोग बहुत सारे बैठकर रोते हैं इकट्ठी आवाज में। सैंग्विन, जिसके साथ संग होकर, सैंग्विन का मतलब जिसके साथ संग होकर हमें अच्छा फील हो, उसे हम सैंग्विन कहते हैं, ठीक है जी, उसे हम सैंग्विन कहते हैं, संग होकर जिसके अच्छा फील हो। लो भाई क्लोजेस्ट आ गया है, पहले एक बार आप इसको ट्राई करेंगे फटाफट से। चलिए भाई बनाते हैं इस सवाल को। द रिसेंट एंड यूनिलिटरल, यूनि का मतलब एक, लिटरल का मतलब पक्ष, अभी हाल ही में, और एक पक्षीय प्रोमुलगेशन। प्रोमुलगेशन का मतलब होता है प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन का मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा, प्रोक्लामेशन का मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा, जो सभी के सामने घोषणा हुई है ऑफ सब्सटेंशियल इंपोर्ट टैरिफ्स, है ना। इंपोर्ट करने में जो
टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा बाय द यूनाइटेड स्टेट्स हैज पर्सिपिटेटेड, एकदम से बढ़ा दिया है, ठीक है ना, एकदम से गिरा दिया है। अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड इकोनॉमिक डिसलोकेशन, प्रोफाउंड का मतलब जो बहुत अच्छे प्रभाव में था, इकोनॉमिक डिसलोकेशन फॉर इंडिया। अब आप लोग जानते हैं रिसेंट एक्टिविटी है, अभी हाल ही में 50% टैरिफ अनाउंस किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ठीक है ना, विद लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, जिसमें लेबर ज्यादा लगती है, लेबर ज्यादा लगती है उस एक्सपोर्ट पर, सेक्टर्स बियरिंग द इमीडिएट एंड मोस्ट सीवियर ब्रंट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो डैमेज पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो डैमेज पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है, जो लेबर इंटेंसिव काम है, ठीक है जी। अब ब्रंट का मतलब यहां पर क्या होगा, इंपैक्ट हो गया। द पैरामाउंटेंसी, इसका मतलब सुपरमेसी है, ठीक है ना। पैरामाउंटेंसी का मतलब होता है सुपरमेसी ऑफ द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन एनी गिवन इंडस्ट्री इज कॉन्टीजेंट, ठीक है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है कॉन्टीजेंट, इसका मतलब होता है कंडीशनल। बहुत अच्छे अच्छे शब्द इसमें आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक मुश्किल क्लोजेस्ट आपको लगेगा सिर्फ शब्दों की वजह से ही। फिर से पढ़ते हैं, सुपरमेसी ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन एनी गिवन इंडस्ट्री इज क्या है, कंडीशनल, कंडीशन के आधार पर है। पहला पॉइंट यहां लिखा हुआ है आ ट्राईपार्टेट, यानी कि 3 पार्टी जिसमें शामिल है, फ्रेमवर्क ऑफ क्रिटिकल फैक्टर्स, कौन से हैं, पहला है द एब्सोल्यूट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है जो एक्सपोर्ट्स की है, डेस्टाइन्ड फॉर अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन मार्केट का जो भी है, ठीक है ना। इट्स रिलेटिव क्वोशंट, रिलेटिव का मतलब अगर हम सापेक्ष तरीके से देखें तो कितनी इसमें बचत निकलती है, क्वोशंट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन यूएस कंज्यूमर, की कितनी हमें यूएस कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। द न्यूली इम्पोज्ड एग्रीगेट टैरिफ रेट, नया जो एग्रीगेट हमारे सामने नया टैक्स का आता है, तो ये लिखा है जो हमारे सामने कंडीशन है किस पर है, तो आप कहेंगे कंडीशन किस पर निर्भर करती है, तो निर्भर करने के लिए 4 नहीं 2 नहीं अपॉन हमें लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट तो खिलाफ हो गया, 2 डेस्टिनेशन बताता है, 4 किसी चीज के पर्पस को बताता है, अपॉन का मतलब होता है किसी चीज की डिपेंडेंसी को ये प्रूव करता है, कंटीजेंट अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर पूर्णतः निर्भर करना, ठीक है। एंड द न्यूली इम्पोज्ड एग्रीगेट टैरिफ रेट, कॉन्सिक्वेंटली सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स आर ब्लैंक particularly deleterious, deleterious का मतलब क्या होता है, हार्मफुल हो गए, deleterious का मतलब होता है हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके ऊपर जो परिणाम है वो बड़े ही मतलब दुष्प्रभाव को डालने वाले हैं, हार्मफुल हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली सेक्टर सच एज टेक्सटाइल्स आर क्या है, क्या फेस कर रहे हैं, आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे ना, फेस कर रहे हैं, सब्जुगेट नहीं, इनिशिएट का मतलब शुरू होना है, एक्सेसरबेटिंग का मतलब होता है हालत खराब होने वाली बातचीत है, ठीक है ना। अब यहाँ हालत खराब नहीं कर रहे हैं इस समय, तो वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो बिजनेस ठीक चल रहा था यूएसए के साथ, है ना। मैनिफेस्टिंग दिखाते हुए एज पर्सिपिटसली, पर्सिपिटसली का मतलब एकदम से जो क्या हुआ है, डिक्लाइन हो रहा है होलसेल प्राइसेस में, सीवियर मैन्युफैक्चरिंग कर्टेलमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग में कटौती की जा रही है किसी भी तरीके से, कर्टेल का मतलब होता है कट डाउन करना, कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस कर देना किसी चीज को, किसी भी चीज की अमाउंट को, किसी भी चीज के नंबर को रिड्यूस करना, ठीक है। अगर कोई भी इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कर्टेल कर देता है उसकी मतलब हार्ड डाइट को, जिसमें उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो उसकी मात्रा कम कर दी जाती है। एंड द पोटेंशियल इवेपोरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ लिवलीहुड्स, बहुत सारे लोगों की जो जीविका है, लिवलीहुड का मतलब जिससे एक इंसान जीता है, उसकी जो जीविका है वो खत्म कर देगी। टू एड्रेस दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस को मतलब एड्रेस संबोधित करते हुए इंडियन गवर्नमेंट इज ब्लैंक का कंप्रीहेंसिव टू प्रोंग्ड, यानी कि प्रोंग का मतलब क्या होता है, निकले हुए। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे कोई भी एक एनिमल है उसके 2 सींग निकले हुए हैं, तो ये सींग जो निकले हुए हैं इसको प्रोंग आप कहते हैं, ठीक है, इसको आप प्रोंग कहते हैं। पॉइंटेड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंटेड, पॉइंटेड प्रोजेक्शंस, यानी कि 2 तरीके के इन्होंने जो है रास्ते डिसाइड किए हैं। स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स, दिस एनकम्पासेस द इंडियन गवर्नमेंट कैटलिजिंग, आगे स्पीयर हेडिंग, एनंसिएटिंग और इंस्टिगेटिंग, ये तो हमने शब्द ही छोड़ दिया। टू एड्रेस द क्राइसिस द इंडियन गवर्नमेंट इज, देखो इंस्टिगेटिंग का मतलब तो होता है भड़काना, चुगली करना, भड़काना, किसी को उस लेवल पर लेकर जाना कि वो आपस में झगड़ना शुरू कर दे, है ना। जैसे कोई बहू अपनी सास के खिलाफ आते ही पतिदेव को इंस्टिगेट करती है, भड़काती है। इनंसिएट यहां पर जा सकता है, इनंसिएट का मतलब नंसी है, और नंसी देखो किसी भी शब्द के अंदर
इसको हटाता हूं मेरे भाई। किसी भी शब्द के अंदर नन, किसी भी शब्द के अंदर नन सी, किसी भी शब्द के अंदर नाउन हमें देखने को रूट लेवल पर, वो कैविट्स ध्यान रखना बेटा, वो कैविट्स मदद करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की डिक्लेयर करना, किसी भी चीज की घोषणा करना। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे सामने इनंसिएटिंग, घोषणा करी है। टू एड्रेस दिस क्राइसिस द इंडियन गवर्नमेंट इज इनंसिएटिंग, घोषणा कर रही है, अ कम्प्रिहेंसिव टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। हो सकता है ये स्पीयर हेडिंग का मतलब क्या होता है, स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है लीड करना, किसी भी कदम को आगे बढ़ के चलना। भाई स्पीयर का मतलब क्या हुआ, स्पीयर का मतलब होता है भाला। ठीक है जी, वैसे भाला इस तरीके का नहीं होता, भाला इस तरीके का होता है, समझ रहे। स्पीयर हेडिंग, भाले की तरह से आगे बढ़ना। ठीक है, और यहां लिखा कैटलिजिंग, कैटलिजिंग का मतलब तो अलग ही होता है भाई, इसका मतलब तो होता है प्रतिक्रिया को प्रेरित करना। अब आप कुछ ऐसा काम थोड़ी कर रहे हैं कि यूएसए और टैक्स बढ़ा दे, ये तो नॉनसेंस हो गया। अब इन दोनों में से एक हमें आंसर चाहिएगा, एक बार देख लेते हैं बेटा आगे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये बिल्कुल नजदीक बैठे हैं एक दूसरे के। Indian government is blank a comprehensive two-pronged strategic response. This encompasses, ये सब कुछ शामिल करता है immediate fiscal interventions designed to ease upon the acute distress, जो बहुत ज्यादा distress आज तनाव हो गया है experienced by exporters, भारत में जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर तनाव बढ़ गया है। ईज अपॉन, कजन अगेंस्ट, टेक इन या पुट अक्रॉस। ठीक है, अब यहां पर क्या कहेंगे सर, उनको रिलैक्स देना है। पुट अक्रॉस का मतलब तो क्या होता है, किसी को समझाना, समझाने का तो कोई कदम नहीं उठाया यहाँ पर, है ना। टेक इन का मतलब क्या हुआ, टेक इन का मतलब होता है किसी चीज को समझना। सर अब अगर आप अपने एक्सपोर्टर, भारतीय एक्सपोर्टर्स को अगर आप समझाओगे तो इसका मतलब तो टैक्स आपको मानना पड़ेगा। सर उनके लिए हमें क्या कदम उठाना है भारत सरकार ने, सर यहां पर कहेंगे ईज अपॉन, ईज अपॉन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का प्रेशर कम करना। एक बात सोचने की कोशिश करो, क्या भारत सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है? आप कहेंगे सर वो तो यूएसए ले रहा है, तो ये तो अपने आप में क्वेश्चनेबल हो गया। आप कहेंगे क्वेश्चन अगेंस्ट, इनको किस चीज का, इनको किस चीज का, आप कहेंगे सर इनके इंपैक्ट को डाउन कर देना। ठीक है जी, फिर से समझना, ईज अपॉन का मतलब क्या हुआ, ईज अपॉन का मतलब होता है किसी प्रेशर को कम करना। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर कोई रूल लागू किया है किसी ने, उसके प्रेशर को कम कर देना। अब उसके प्रेशर को आप कम कैसे कर सकते हैं, रूल आपका नहीं है, देश आपका नहीं है, समझ, देश यूएसए जहां आप अपने माल को बेचने के लिए भेज रहे हैं, टैक्स वो ले रहे हैं, तो उनके नियमों को हम थोड़ी ईज डाउन कर सकते हैं, समझ रहे। तो क्वेश्चन अगेंस्ट का मतलब होता है इंपैक्ट को कम करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया है। ठीक है, कपल्ड विद अ विजनरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पैराडाइम, एक पूरा डिसिप्लिन तैयार किया जा रहा है लंबे समय तक, एम्ड एट एग्रेसिवली डाइवर्सिफाइंग इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनरशिप्स टू मिटिगेट फ्यूचर ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना, आने वाले समय में भविष्य को लेकर किस तरीके से हम और अच्छे से बिजनेस करें, इस चीज को लेकर लंबे समय के अकॉर्डिंग, है ना। ओवर रिलायंस, और ओवर रिलायंस का मतलब होता है दूसरे देशों में भी हमारा भरोसा जो है बना रहे। ब्लैंक एनी सिंगल फॉरेन मार्केट, किसी भी सिंगल फॉरेन मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर रिलायंस की बात कही जा रही है भरोसा, तो भरोसे के लिए एट नहीं, विद नहीं, अपॉन आपको चाहिएगा। ठीक है, अब यहां पर ऊपर सवाल में क्या बढ़ना है सर, सिर्फ घोषणा नहीं की गई है यहां पर जो लिखा हुआ है ना, टू एड्रेस दिस, संबोधित करते हुए इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो घोषणा नहीं कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव टू प्रोंग, वो आगे बढ़ रही है, हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझ आ रहा है। बिल्कुल नजदीक था ये। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना भाई, चैलेंज अच्छा है इस क्वेश्चन के अंदर, कंफ्यूजन भी अच्छे लेवल की है, परेशानी भी अच्छे लेवल की है, तो इसको एक बार दोबारा से देखना, बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। ठीक है,